नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले जो चुनाव थे कुछ निर्विरोध चुने गए और इसी के साथ ही 15 सीटों पर चुनाव भी हुए, जहां पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सपा ने भी जीत हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच में अब चर्चा अप्रैल महीने की हो रही है, क्योंकि दरअसल अप्रैल में एनडीए को पहली बार राज्यसभा में पूरी तरीके से बहुमत मिलेगा, जब राष्ट्रपति के द्वारा कुछ और उम्मीदवारों को नामित किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि अब एनडीए जो है वो महज बहुमत के आंकड़े से 4 कदम ही दूर है। आपको बता दें कि देश भर में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मंगलवार को चुनाव हुए। इसमें से बहुत सारे सीट यानी कि 41 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध जीतने वालों में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल रहे। लेकिन 3 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में 15 सीटों के लिए चुनाव कराने पड़े। इन 56 सीटों में से बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 20 निर्विरोध चुने गए तो 10 को चुनाव के जरिए जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 8 सीटों पर, तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में 1-1 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसी के साथ बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस समय राज्यसभा में बीजेपी के पास टोटल 97 सीटें हो गई हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि एनडीए अभी भी बहुमत में नहीं है और वो राज्यसभा में बहुमत के लिए 121 सदस्यों से यानी कि 4 कम 117 सीटों पर इस वक्त काबिज है। अब ऐसे में पूरा का पूरा समीकरण आपको बताते हैं कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव हुए हैं, कितने सीटों पर उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध तरीके से चुने गए हैं और कितनी संख्या वर्तमान में राज्यसभा में है और कितने उम्मीदवारों को राष्ट्रपति सीधे तौर पर नामित करेंगे। तो आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं, कुछ चार्ट भी दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दरअसल राज्यसभा की जिन 56 सीटों के लिए चुनाव हुए उसमें से उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 5-5 सीटें हैं, गुजरात और कर्नाटका में 4-4 सीटें और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा से 3-3 सीटें और 1-1 सीट उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से थी। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आप स्पष्ट तौर से इन आंकड़ों को देख सकते हैं। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप न सिर्फ पार्टी के उम्मीदवार देख सकते हैं, बल्कि इसमें यहाँ पर यह भी मेंशन है कि आखिर वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने सीधे तौर पर जीत हासिल की है इन राज्यसभा चुनावों में। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, एनसीपी जो कि अजीत पवार का गुट है उसको 1 और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे गुट की है उसको 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। बिहार की 6 सीटों में से बीजेपी के 2 सांसद, जेडीयू के 1 सांसद, कांग्रेस के 1 सांसद और आरजेडी के 2 सांसद जीते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 पर टीएमसी तो 1 पर बीजेपी को जीत हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। गुजरात में बीजेपी ने 4 सीटें जीती है तो कर्नाटका में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं बात हम आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश में 3 सीटें वाईएसआरसीपी को मिली है, तो तेलंगाना में कांग्रेस को 2 और 1 सीट बीआरएस को मिली है। राजस्थान में कांग्रेस को 1 सीट तो बीजेपी को 2 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। ओडिशा में बीजेपी को 1 तो बीजेडी को 2 सीटें मिली है। उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सभी 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि राज्यसभा में किसी भी हाल में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 की होती है, लेकिन अभी वर्तमान के हिसाब से यह संख्या 245 है। इसमें 233 का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के जरिए होती है और 12 राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। हालांकि इस समय 5 सीटें फिलहाल खाली है, जिसमें 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है और 1 नामांकन वाली सीट भी खाली है। इस तरीके से सदन में अभी कुल संख्या
संख्या 240 सदस्यों की हो गई है, जिसमें बहुमत के लिए 121 सीटों की आवश्यकता है। नामित 12 सदस्यों में से अभी 11 सदस्य ही शामिल हैं, जिसमें से 5 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इन नामांकित सदस्यों की संख्या मिलाकर कुल 97 सांसद बीजेपी के पास है। और अगर बात हम एनडीए की करें तो अभी कुल 117 सांसद एनडीए के खेमे में हैं, जिसमें 97 सांसद बीजेपी के हैं तो जेडीयू के 5, 2 निर्दलीय और जेडीएस, एनसीपी, अजीत पवार गुट, आरएलडी, पीएमके, एजीपी, एमएनएफ, टीएमसी, एनपीसी, आरपीआई, यूपीएल के एक सांसद। कांग्रेस और उसके गठबंधन की बात करें तो इस खेमे में 92 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन में से ज्यादा 29 सांसद कांग्रेस के हैं, टीएमसी के 13 सांसद हैं, डीएमके और आप के 10-10 सांसद हैं, आरजेडी के 6 और सीपीएम के 5 सांसद शामिल हैं। बता दें कि राज्यसभा के 240 सांसदों में 3 सांसद किसी भी खेमे के नहीं है और ये 30 सांसद सबसे ज्यादा वाईएसआरसीपी और बीजेडी के 9, बीआरएस के 7, एआईएडीएमके के 3, टीडीपी के 1 और बीएसपी के 1 सांसद हैं। इसमें से बीजेडी, वाईएसआरसीपी के सांसद मुद्दों पर अधिकतर समय सरकार के साथ दिखते हैं, यानी कि वो एनडीए के साथ नजर आते हैं और यही वजह है कि राज्यसभा में बहुमत से 4 सीटों के कम आंकड़ों के बावजूद सरकार का कोई काम नहीं रुकता है और सभी जो कानून होते हैं वो आसानी से मोदी सरकार के द्वारा पास करा लिए जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा में चुनाव का गणित क्या है, यह भी समझना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि भारत के संसद में 2 सदनों की व्यवस्था है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में सांसद जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं और इसे आम सदन भी कहा जाता है। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसमें चुने जाने के लिए निश्चित योग्यता की आवश्यकता होती है। हालांकि राज्यसभा के लिए चुनाव अपरोक्ष तरीके से होता है। इसका मतलब है कि इस सदन के लिए जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। ये प्रतिनिधि राज्यों की विधानसभा से होते हैं। ध्यान रहे कि विधानसभा ना कि विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद के लिए भी लोग सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा के लिए सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। हर राज्य में राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग का फॉर्मूला भी अलग होता है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों में भाग दिया जाता है और फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। विधायकों की एक पर्ची पर अपनी पसंद के हिसाब से वरीयता बतानी होती है। हर विधायक को एक बार में एक वोट गिना जाता है। प्राथमिकता के आधार पर विधायक को बताना होता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी कौन है। पहली पसंद के लिए वोट जिसे ज्यादा मिलेंगे वही जीत हासिल करेगा। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को सामने रखते हैं। यहाँ 10 सीटों पर चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 403 सीटें हैं। ऐसे में सभी सदस्यों के वोट की कुल ताकत 100 के बराबर होती है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 403 × 100 = 40,300 वोट हुए। अब इसे 10 सीटों यानी कि 10 सीटों के साथ एक जोड़ देते हैं तो टोटल 11 से भाग देंगे तो संख्या आती है 3,663। यानी उत्तर प्रदेश में हर सीट में 36 प्लस वोट यानी कि 37 वोटों की आवश्यकता होती है। ये 37 वोट 37 विधायकों के हुए हैं। इस तरीके से अगर प्रथम वरीयता के वोटों से जीत हासिल की जाती है तो 37 विधायकों के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें सीधे तौर पर मिल गई और 8वीं सीट के लिए सपा के बागी विधायक, बीएसपी विधायक राजा भैया के विधायकों ने वोट बीजेपी के पक्ष में कर दिया और बीजेपी को 10 में से सीधे 8 सीटों पर जीत हासिल हो गई। स्पष्ट तौर से यहाँ पर यह समझने को मिलता है कि कैसे 15 जो राज्यसभा की सीटें थी, जिसमें से खासकर अगर बात हम हिमाचल, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में यह खेल काफी ज्यादा दिलचस्प रहा था। ऐसे में जहां बीजेपी पहले से ही यह सुनिश्चित थी कि उनके 7 कैंडिडेट जीतेंगे, तो वही 8वां कैंडिडेट जो है वो लगातार लोगों की
परेशानियां बढ़ाए रखा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बागी विधायकों ने एनडीए का साथ दिया तो इससे आसानी से बीजेपी का 8वां कैंडिडेट भी चुनाव जीत गया। फिलहाल इस पूरे समीकरण को लेकर के, राज्यसभा की सीटों को लेकर के, यह खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।